बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि आज नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग सेशन से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने मौजूदा सूरत हाल बिलखुसूस खित्ते की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू की है और आने वाले दिनों के हवाले से भी जिसके असरात मुरतब हो सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है ना सिर्फ खित्ते की बल्कि आलमी सतह पर और बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हैं आज आर्मी चीफ ने उठाए हैं, तो आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक तो फ्लैट्स की चाबियां तकसीम की हैं मुस्तहकीन के दरमियान, जो कि वादा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का। आज एक वादा उन्होंने पूरा किया है और फिर वहाँ गुफ्तगू भी की है और इसके साथ साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीन भी लगवाई है, चूँकि आप जानते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की क़यास आराइयाँ जो हैं वो जारी थी। इसके साथ साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुफ्तगू की है और गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू उनकी सामने आ रही थी या इवन के PDM का जो इजलास हुआ उसके बाद जिस नौइयत का रवैया सामने आया था उससे कुछ लहजा भी मुख्तलिफ था, अल्फाज भी मुख्तलिफ थे और उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद सोच में भी कुछ तब्दीली हो सकती है आने वाले दिनों के हवाले से। ताहम इसके साथ ही एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये भी हुई कि हम अपने शो में गुज़िश्ता रोज़ डिस्कस कर चुके हैं कि CEC का इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 अप्रैल को बुलाया है और 4 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया है कि भुट्टो साहब की जो बरसी है वो बाकायदा तौर पर मनाई जाएगी रावलपिंडी में। और ज़ाहिर है जब वो रावलपिंडी में मनाएंगे यहीं पे ये इजलास होगा, CEC मीटिंग होगी, उसमें बाकायदा इन्वाइट भी कर दिया गया है, तो इस पर भी हम बात करेंगे और फिर आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा बनने वाला है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, आज आर्मी चीफ ने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं, आपने गुफ्तगू सुनी है। आज जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की, आपके इल्म में गुज़िश्ता रोज़ इसी सेशन से गुफ्तगू की थी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जहाँ पे खित्ते की सिक्योरिटी की बात, अपनी दाखिली सिक्योरिटी की बात है, वहाँ पे मैं इस बात से आगाज़ करूँगा जो एक बात आर्मी चीफ ने की कि हम इस खित्ते में वो मुल्क हैं जो अपनी ज़रूरत से बहुत कम दिफा पर ख़र्च कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ पर ये मामला बड़ा मौजूद बहस रहा है, तो मैं दाखिली सूरत हाल से फिर में आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़रा मैं आपके कमेंट्स। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने बात कही है ये बिल्कुल ठीक है। आप छोटा सा मैं आपको ज़रा पस मंज़र बताना चाहता हूँ। जब बालाकोट का वाक़या हुआ और उसके बाद हमने बहुत उनको एक ऐसी शर्मनाक शिकस्त दी इंडिया को, उनका जहाज़ भी मार गिराया, उनका एक बंदा भी पायलट भी पकड़ लिया, तो उनको इतने पैसे लगाने के बावजूद बड़ी हज़ीमत उठाना पड़ी डिफेंस की। तो ये जो उन्होंने बात की है ये मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक कही है कि जितनी ज़रूरियात हैं उससे हम बहुत कम खर्च करें। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनरल खालिद नईम लोधी साहब, मारूफ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी हैं और मारूफ शख्सियत है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब वक्त देने का। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग सेशन से जो गुफ्तगू की उसमें बड़े अहम पॉइंट्स जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं, आपके इल्म में है यहाँ बड़े सवालात उठते रहते हैं, दिफा पर खर्च के हवाले से उन्होंने बात की दाखिली सतह पर, और इसके साथ साथ एक हमारा भी बड़ा बुनियादी पहलू है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात का। लेकिन ये थोड़ा सा दिफा पर अखराजात के हवाले से पहले मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की थी उसके फॉलोअप के तौर पर देखा जाए दोनों तकारीर को, तो एक चीज़ जिस पर दोनों ने जोर दिया वो ये था कि जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा तस्वर है सिक्योरिटी का, कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ ये टैंक और बंदूक और तोपें सिक्योरिटी फराहम करती हैं। इसका वज़ीर आज़म ने भी कल बड़े अच्छे तरीके से अहाता किया और आज आर्मी चीफ ने भी किया। वो उन्होंने जो उनका लुबे लबाब था वो ये था कि जब तक अवाम अपने सोशल सिक्योरिटी महसूस न करें, अपने जहनी तौर पे साइकोलॉजिकली अपने आप को, इकनॉमिकली अपने आप को महसूस नाम करें, तो उस वक्त तक ये सिक्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये तो बार एक बात थी। दूसरा ये जो बात आप कर रहे हैं दिफा पर खर्च की और दिफा की, तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान सिक्योर हो गया एक लिहाज से कि हमें वो आर्म रेस की ना जरूरत थी, ना पहले कभी हमने की, लेकिन जिस तरीके से हमें पूरा उतरना होता था कन्वेंशनल फील्ड में उसकी शायद अब जरूरत नहीं रही।
और उन्होंने ये बरमला कहा कि पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों में से है जो पिछले कई सालों से अपना दफाई खर्च जो है वो कम कर रहे हैं और बढ़ा नहीं रहे। खासकर जब हम देखें कि कितना थ्रेट है हमें, अभी आपने देखा कि जंग खत्म हुई भी नहीं है, जहाँ जो टेररिज्म वाली बात है और फिर अफगानिस्तान के जो हालात हैं, हिंदुस्तान जिस तरीके से हमें धमकियां देता रहता है। लेकिन ये एक एतमाद की फजा है। मैं समझता हूँ कि जो हम पुरअतमाद है हमारी फौज के, हम जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ कौम ने दिया है, अल्लाह ताला के फजल करम से जो ट्रेनिंग है हमारी, वो इस लेवल की है कि हमें कोई फिक्र की बात नहीं है। और जब कोई ऐसा मुल्क घिरा हो इतने प्रॉब्लम में, उसके बावजूद वो अमन की बात करे, तो इसमें भी एतमाद लगता है कि हमें अपने दिफा के मुतालिक कोई फिक्र नहीं है ज्यादा। हमें वो भरोसा है अपनी आर्म फोर्सेस पर और अल्लाह ताला की जात पर, अपने अवाम पर। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ा अहाता किया है कि एक तो जो तसव्वुर है सिक्योरिटी का वो, और दूसरा वो जो हाथ बढ़ाया है एक बार फिर हिंदुस्तान की तरफ अमन का, और ये कहा है कि अगर वो सिर्फ एक कदम उठाएं कि जो हालात हैं मकबूजा कश्मीर के, उनको इस नहज पर ले आए कि बातचीत के इम्कानात उभर आए, तो फिर उन्होंने कहा कि पहले हम अपने वो मसाइल हल कर सकते हैं, जैसे सियाचिन है, सरक्रीक है, या और किसी आपस में तजारत भी शुरू कर सकते हैं। वो मसला अगर हल आज नहीं तो 5 साल 7 साल में भी अगर हल हो जाता है कश्मीर का मसला, तो वो हम बाकी अपना काम आगे चला सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो जनूबी एशिया के 1.5 अरब लोग हैं, उन पर ये बहुत एहसान होगा हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का अगर ये आपस में पुरअमन हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जो ये बात समझती हैं कि जो हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल बड़ा अच्छा आता है। जनरल साहब उन्होंने ये आर्मी चीफ साहब ने ये भी कहा, कमर जावेद बाजवा साहब ने, कि पाकिस्तान को सिर्फ CPEC की आंख से देखना गैर मंतकी है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी बात कही उन्होंने, और सही तो जब मकबूल कराई वो लोग जो CPEC, वो मुल्क जो ये समझते हैं कि CPEC जो है ना, वो अगर पाकिस्तान के ऊपर काम करता है तो वो उनको मुखालफत है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारा टोटल जो है नसार है वो CPEC पर नहीं है। CPEC बहुत अहम है हमारी मईशत के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं यूरोप के साथ या अमेरिका के साथ या मिडिल ईस्ट के साथ, उनमें कोई खराबी पैदा करने की कोशिश है, उनमें कोई खराबी होने का इम्कान है। वो समझते हैं कि हम तो ऑलराउंड हर सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी इंडिया दिया कि अगर कोई और ममालिक पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं इवन CPEC का, वो आ सकते हैं। और CPEC को हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं, और इसमें कुछ और ना पढ़ा जाए, कुछ और ना देखा जाए। मेरा ख्याल ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम था, और अब ये मुहिम बिल्कुल नहीं रहा कि CPEC को हम किस नज़र से देखते हैं और दुनिया को किस नज़र से देखना चाहिए। सही। इसी पे जनरल साहब आप क्या समझते हैं, जहाँ पे ये गुफ्तगू हुई CPEC के हवाले से यकीनी तौर पर कुछ कंसर्न थे, एक वाज़ेह पैगाम मिला, उसके असरात भी हमें आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि दहशतगर्दी का ज़ाहिर है हमारी फ़ौज ने बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला किया और हमने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। आज जो आर्मी चीफ ने इस मौजू पर गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा दुनिया को एक मुख्तलिफ तर्ज की दहशतगर्दी का सामना है। अब ज़ाहिर है जब हम हाइब्रिड वारफेयर की बात करते हैं या मुख्तलिफ नौइयत की तर्ज की दहशतगर्दी की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज जो है उसकी शक्ल ज़रूर चेंज हुई है, बल्कि उसमें एक्सपेंस भी बढ़ा है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? जी, वो तो उन्होंने जो बात कही कि पाकिस्तान चंद मुल्कों में से है, बल्कि शायद वाहिद मुल्क है जिसने कि टेररिज्म के मैनेज के ऊपर इस तरीके से काबू पाया है। वरना आप देखें तो लोगों ने चीज़ें दरमियान में छोड़ दी हैं। अगर आप सीरिया को देखें या यमन को देखें या मिडिल ईस्ट के और इलाकों को देखें, इराक को देखें, तो उस लिहाज से जो कामयाबी है पाकिस्तान की बहुत मुमताज़ है। अभी तक आपको पता है नाइजीरिया के मसाइल और लीबिया के मसाइल उसी तरीके से चल रहे हैं, हल नहीं कर पाई इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये एक नई किस्म की जंग है जिसमें पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने साथ ये भी जिक्र किया है कि जो टेररिज्म के पाकिस्तान में थोड़े बहुत रह गए हैं वो निशानात वो ख़त्म होंगे जब अफगानिस्तान में अमन आएगा। और उन्होंने बल्कि एक बड़ी नई बात बताई जिसका हमें इल्म नहीं था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान
कि कुछ लोग जो है कम्युनिकेशन में है, बातचीत कर रहे हैं और वो शायद चाहते हैं कि उन्हें कोई एमनेस्टी या इस किस्म की चीज दी जाए, जो हमें समझ में आई। मैं भी उधर बैठा हुआ था, लेकिन उसमें फिर जो उनको पैगाम वापस दिया गया, आर्मी चीफ ने जो कहा, हमें बताया, वो पैगाम हुकूमत की तरफ से ही दिया गया होगा कि जब तक आप पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते और हथियार नहीं फेंकते, उस वक्त तक ये इस किस्म की कोई बात आपसे नहीं हो सकती। और ये भी कहा कि आपको हम फेयर ट्रायल का मौका देंगे, जिसका मतलब जो कुछ आपने किया उसका खमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, अलबत्ता आपको हम फेयर ट्रायल देंगे और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को माने तो हम आपको वापस पाकिस्तान अपनी गोद में लेने को तैयार है, बशर्ते कि जो कुछ आपने किया है उसका आप उसकी सजा भुगत लें। तो ये एक नई बात और एक ऐसी बात जिसका ज्यादातर लोगों को, मुझे भी इल्म नहीं था। सही, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, अपना कीमती वक्त दिया हमसे गुफ्तगू की। हमने जहाँ पे आर्मी चीफ के हवाले से, आज के हवाले से गुफ्तगू की है, इसके हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो भी मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तरीन साहब बहुत अहम है। मारूफ एनालिस्ट और सहाफ़ी हैं हमारे साथ, सना बुच्चा साहब लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो कुछ हमें सियासी मंजरनामे देखने को मिला PTM के इजलास के बाद, पीपल्स पार्टी का जो रवैया सामने आया, फिर आज उसकी अनाउंसमेंट CEC के हवाले से भी सामने आ चुकी है। मौलाना साहब की आज आपने गुफ्तगू सुनी है और उन्होंने कहा है वो आइन और जमहूरियत को बचाने की बात कर रहे हैं, वो जमहूरियत को साजिशों का जो सामना है उससे बचाने की बात कर रहे हैं, और यही बात पीपल्स पार्टी कर रही है। अप्रोच में फ़र्क है कि वो चाहते हैं कि पार्लियामान में हम जद्दोजहद करें, जबकि मौलाना साहब और नून लीग का मौक़िफ़ आपके सामने है। क्या सियासी मंजरनामा बनता देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा तो ख्याल है शुरू दिन से मुझे ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चल पाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मिजाज है, एक अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, एक अपना तरीका कार है जिससे वो सियासत करते हैं। और जरदारी साहब, आई थिंक अंडर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी से डिफरेंट पार्टी, तो वो पार्टी जो बेनजीर के वक्त थी वो वाली पार्टी तो नहीं। तो जरदारी साहब एक मुफाहमत के आदमी हैं, मुज़ाकरात के आदमी हैं, तो सियासी शतरंज खेलना जानते हैं। और मेरी तो पहले दिन से ये प्रेडिक्शन थी कि ये जो है साथ नहीं मिलेगा। अब आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दफा प्रोग्राम में कह दिया था कि जरदारी साहब पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उनको उस वक्त सब लोग डांट रहे थे कि गालियां दे रहे थे कि ये हमारा इतिहास तोड़ रहे हैं। तो आज वो लोग कहाँ हैं? तो क्या ख्वाजा आसिफ साहब की बात गलत साबित हो? तो ये मेरा ख्याल है कि वो चाह यही रहे थे कि वो गिलानी साहब को ला के थोड़ा सा क्लाउड दिखा के PDM के तमाम तर वोट इकट्ठे करके वो उनको अदम इस्तेहकाम पर ले आए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो पार्टीज हैं इनका स्टेक ज्यादा है। इनका स्टेक इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, और ये नए इलेक्शन की तरफ अगर ये लोग जाते हैं तो इसका फायदा इन सबको होगा। ANC को भी होगा, नून लीग को भी होगा, बाकी जमातों को भी होगा, मौलाना साहब की जमात को भी होगा। और अगर किसी को फायदा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा वो पीपल्स पार्टी के उनका नुकसान भी कम है और उनका फायदा भी कम, तो इसलिए वो अपनी पोजीशन को मुस्तहकम रखना चाहते हैं। मेरा यही ख्याल है कि ये PDM रिमूव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सना बुच्चा, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। एक ख्याल ये है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। एस्टैब्लिशमेंट के कुछ हिस्से जो हैं वो उनसे काफ़ी अरसे से उन पर दबाव डाल रहे थे कि आप PDM से अलहदा हों या PDM को ज़्यादा को मामला तेज़ ना होने दें। एक यहाँ इस्लामाबाद में ये भी रूमर गर्दिश कर रहे हैं कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि जरदारी साहब दबाव देने वाले आदमी हैं। ये ख्याल जरूर है कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनके साथ शुरू से नजर आ रही है। उनके नवाज शरीफ साहब को बाहर, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, बहरहाल जरदारी साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। उनकी बहन पे केस है, उन पर केस है, उनके दोस्तों पर केसेस हैं, और हम देख रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है और उनके ऊपर वैसे भी दबाव और घेराव तंग नहीं रखा गया। नून लीग से ज्यादा है। आप एक लंबी फहरिस्त है नून लीग की, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, खाकान अब्बासी, मतलब ये तमाम तर लोग जेल जा चुके हैं, इन्होंने सजाएं भुगत चुकी हैं, और ये अभी भी इनके ऊपर घेरा तंग किया जा रहा है। तो जाहिर है जरदारी साहब पर कभी घेरा तंग ही नहीं हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बोझ की बात है या दबाव की बात है। अगर जरदारी साहब ने PDM के साथ यही करना था कि अंदर तकरीर हो रही है और शहरी रहमान मीडिया को जारी कर रही हैं, तो फिर ये PDM बनाने वक्त जो इतने बुलंद दावे किए गए थे और बिलावल ने कहा कि जी ये एटम बम इस्तीफे साबित होंगे, क्या फिर ये सारी झूठ की सियासत हो रही थी? मेरा भी ख्याल है सियासत झूठ की होती है। सियासत में सच और झूठ होता नहीं है। सियासत में सिर्फ सियासत होती है और सियासत का कोई सच और झूठ पहलू नहीं होता। सियासत शफाफ भी नहीं होती, सियासत ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती। और सियासत नाम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मांगते हैं तो मुझे समझ नहीं आती वो क्या मांगते हैं, क्योंकि वो खुद ट्रांसपेरेंट।
तो ये तमाम तरह चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे ये ख्याल है कि ये झूठ की सियासत जिसकी एक सबसे बड़े टैक्स जरूर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का साथ देना प्रेशर बिल्डिंग था और दूसरों पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अब जिस आई थिंक जिस नहज पर पीडीएम खुद खड़ी है, अब उनको माइनस पीपल्स पार्टी आई डोंट थिंक इतना बड़ा नुकसान है। सना, बिल्कुल आप जैसे आपने कहा कि झूठ या सच की नहीं, मफादात की बुनियादी तौर पर सियासत होती है। इसी पर सना, मुझे सुन रही हैं आप? जी जी। अच्छा, इसी पे मैं ये जानना चाहूंगा कि आने वाले हालात में आप क्या देख रही हैं? यानी अभी मौलाना साहब ने आज कहा कि तहरीकें जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी, एक या दो लोगों के आगे पीछे हो जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या पीटीएम में आप ये देख रही हैं कि पीपल्स पार्टी स्टेप बैक हो रही है? मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज बाइंग टाइम टू डिसाइड, और वो देखेंगे उनकी बार्गेनिंग में वो कहाँ तक कामयाब है। और मेरा तो ख्याल है कि इसका सबसे ज्यादा फिक्र पीटीआई को होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई डील हुई है या अगर कोई एक शिफ्ट अरेंजमेंट किया जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान तो पीटीआई के लिए साबित होगा। नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो तो खुशफहमी के शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान में भी थी कि जी बहुत वो कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं, और फिर ये जो सेनेट के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में खुद पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया उससे तो ऐसे लगता है कि इन्होंने खुद कोई डील की हुई थी कि अपने लोगों को कहा कि आपने स्टंप जो है वो नाम पे लगानी है गिलानी साहब के। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी साजिश है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरूर उसमें थिंकिंग रही है। आपकी बात आधी दुरुस्त हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल जरूर है, क्योंकि देखिए आप ये माने हैं कि जरदारी साहब ने पॉलिटिक्स करना उनको जानते हैं। ही इज दी ओनली पीपल्स पार्टी इज दी ओनली पार्टी जिसको टेक्नोलॉजी खत्म किया है और उनके अंदर खत्म किया, और उनको मेमो प्लेट पे लेकर क्या क्या नहीं जाना पड़ा, तो उनको तरीकाकार आता है डील करने का। तो आई थिंक तो खेल है। जी सना, जिस तरीके कार का आप जिक्र कर रही हैं, क्या आप देख रही हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में कुछ तब्दीली और फिर उसके बाद पार्लियामान में जो पीपल्स पार्टी पहले एक रूट मैप बता रही है अपना सूरत हाल के हवाले से, सियासी चाल के हवाले से, कार्ड्स के हवाले से? देखिए, मैं शेख रशीद अहमद तो नहीं, मेरे पास मैं पास तो निकाल नहीं सकती, मैं पिंडी में बैठती हूँ तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन एनालाइज क्या करेंगे? मेरी इंटेलिजेंस गैस यही होगी कि मेरा ये ख्याल है कि तहरीक जरूर चलाएगी इससे तमाम पार्टी, लेकिन देखिए बहुत सारे मराहल बाकी हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस नहीं किया है। पीडीएम ने एक तकलीफों की बात की, एक लॉन्ग मार्च की बात की, उसमें 4-5 चीजों पर भी बात करनी चाहिए थी, उसके भी उनको सोचना चाहिए था कितना इनकम होगा। एएनसी की 4 रोजगार में तरतीब है जो कि बाप का हिस्सा है, जो कि हुकूमत का हिस्सा है, ठीक है। तो मतलब ये तमाम तर चीजें क्या इन्होंने अपने अपने फोरम पे सोची है कि क्या करेंगे? अभी तो कुछ पार्टी बोल रही है, कल क्या नहीं हो सकती है। कहने का मकसद है कि कुछ भी हो सकता है। अभी तो आपको सिर्फ एक पार्टी का बुनियादी फैसला नजर आ रहा है ना, बाकी बात होना बाकी है। सना, इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसके लिए, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो हैं ये IMF के फ्रेमवर्क में काम करती हैं, पहले पीपल्स पार्टी हो या उसके बाद मुस्लिम लीग आई, उसके बाद फिर PTI आ गई, और वैसे तो ये रियासत मदीना कह रहे हैं, लेकिन ये सारे जो है IMF के फ्रेमवर्क में कर रहे हैं और मुल्क की मुआशी हालत आपके सामने है। PDM ने इस मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए तो कोई फ्रेमवर्क नहीं दिया कि ये आम आदमी जो है जिसको ना कोई IMF के फिगर से ना कोई मूडीज के फिगर से जो फिगर्स दिए जाते हैं उनसे कोई गर्ज है, उसको तो अपने घर के चूल्हे की है, उसकी तरफ तो किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। ये 10 जमातें जो है मुआशी प्रोग्राम तो कुछ नहीं दिया इन्होंने। देखिए, मुआशी प्रोग्राम इस तरह नहीं दिए जाते। मुआशी प्रोग्राम आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद पर दिए जाते थे। एक्सपीरियंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिल्कुल अच्छा रहा है। उन्होंने बिजली का बहरान खत्म किया, उन्होंने आपके हाईवे, मोटरवे, BRT, ये सब कुछ उन्होंने शुरू किया। तो कहने का मकसद ये है कि उनका एक एक्सपीरियंस जरूर है और उनके एक एक्सपीरियंस है, उनके ऊपर एक भरोसा तो है अवाम को, जो जान खान से होता जा रहा है। और मेरा ये ख्याल है कि महंगाई के लिए वो 100 दिन का प्लान को खान साहब ने दिया था, क्या वो मुमकिन था? तो इस पर कोई भी प्लान देंगे वो फीजिबल नहीं होगा। वो तो इंटेलिजेंट बात है कि कोई लंबी चौड़ी तमीज नहीं बांध रहे हैं, ना कोई प्रॉमिसिंग कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमें आपकी दूध का पता है और हम इस तरह के नहीं थे, इसलिए आप उनसे भरोसा करें, वापस करें, फिर हम चीजों को ठीक। नहीं सना, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अब पहले 40 दिन में मुल्क की सारी बुनियादी पॉलिसी तब्दील करके रख दी थी। आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो ठीक नहीं थी, नताइज अच्छे नहीं आए, तमाम बुनियादी पॉलिसी, ये तो 3 साल हो गए हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। वही हफीज शेख जो पीपल्स पार्टी के साथ थे वो इनकी पॉलिसी चला रहे हैं। नहीं, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है तो फिर कैसे आगे सूरत हाल बनेगी? नहीं, कैपेसिटी तो है, देखिए वो तो स्पोर्ट हो,
तो डिक्टेशन देते हैं, डिक्टेशन देने वाला डिक्टेशन देने वाला भी बेवकूफी ही होगी। कम से कम इनमें से कोई एक तो समझदार है और असल एक को तो नंबर एक को तो इकोनॉमिक्स, यहाँ तो दोनों को ही नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सना बुचा साहब, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सिग्नल भी ड्रॉप हो रहे थे, शायद मजीद बात हो रही थी, लेकिन आखिर में जो मुझे समझ आया आपके सवाल के जवाब में वो यही है कि वो डिक्टेशन वाली कोई बात कर रही थी कि सूरत हाल जाने जा सकती है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं नकी साहब, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जितनी 10 पार्टी हैं और 10 पार्टियों के थिंकर भी मौजूद हैं जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, दानिश्वर हैं, बड़े दानिश्वर हैं, मुआशी दानिश्वर भी हैं इसमें, लेकिन इन सारी पार्टियों ने गरीबों के लिए क्या दिया है, एक बात। दूसरी बात जो है, आसफ अली जरदारी ने कौन सी मफाहमत की सियासत करके पीपल्स पार्टी को आसमान पे पहुंचाया है? आप मुझे ये बताएं, ये मफाहमत करते रहे हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी वाश हो गई है जी। अब आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो क्या प्रेशर था, क्या कुछ था, ये जो बातें उन्होंने की, फिर मेरे इल्म में है ना पीपल्स पार्टी के कौन लोग बैठे थे जो उस मीडिया में वो सारी बातें उनकी चलाई जा रहे थे, जो बात अंदर हो रही थी उसको अंदर रखा जाता, और फिर ये बातें जो हैं जब ये आप ये पीडीएम बना रहे थे, आपने ये सारी कॉन्फ्रेंस बनाई, उस वक्त आसफ जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी वाले को याद नहीं था कि हम ये बातें भी करनी है। बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक के जमहूरियत भी तो हुआ था ना तरीन साहब, फिर वो यही जरदारी साहब कहते हैं कि फिर वो कुरान की आयत थोड़ी होती है। बिल्कुल, आप देखें मफादात की सियासत वाला मामला मैं आपको अर्ज करूं, अब देखें ये बात एक तय हो गई थी कि अगर गिलानी साहब पीपल्स पार्टी जो है वो उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक हैवी वेट कैंडिडेट हैं, वो सेनेटर भी बन गया, फिर कहा जी उनको चेयरमैन सेनेट का लाया जाए। देखिए सारी इत्तेहादी पार्टियां जो मिल के चीज़ें तय करती हैं, वहाँ तय ये हुआ कि ठीक है चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी कैंडिडेट होंगे, डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी साहब होंगे, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून से होगा। मुस्लिम लीग नून किसी को भी बनाए। अब मुस्लिम लीग नून को ये कहा जा रहा है क्योंकि जी आज़म नज़ीर ताड़ल साहब जो हैं वो दो उनके जो पुलिस अफसरान थे जो मोहतरमा के मर्डर में मुलव्वस हैं या इस तरह की बातें की जाए, उनके वकील हैं, लिहाजा हम उनको नहीं आने देते। उन्होंने कहा सादिया अब्बासी को भेजते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहनें पहले भी रही हैं, जनम मुशर्रफ वाली जो यानी आपस में कंप्रोमाइज उनके बातों ने किया है। आप वो कहते नहीं जी कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी हमारा होगा। तो देखें सियासत में, देखें मैं आपको बात, सियासत में कुछ असूल भी होते हैं, कुछ ज़ाब्ते भी होते हैं, जो आप बातें तय करते हैं आप उस पर खड़े रहें। अगर आप खड़े नहीं रह सकते तो आप पहले उनको कहेंगे जी हम ये बातें नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये नहीं कहा कि इस्तीफे एटम बम साबित होंगे, तो आज वो एटम बम कहाँ गए? मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं कहा कि एटम बम तो कहीं पे तय नहीं हुआ था, ये तो तय नहीं था कि आखिरी ऑप्शन होगा। इस्तीफे तो आखिरी ऑप्शन तय नहीं था, ये लिखा हुआ भी नहीं है। इस्तीफे तो तय थे ना, इस्तीफों की बात तो तय थी ना, लेकिन उस वक्त तो मौलाना साहब नहीं बोले जब ये बयान बिलावल भुट्टो जरदारी दे रहे थे। करूं, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफे एटम बम साबित होंगे। आप जंग लड़ रहे हैं और आपके एटम बम का सूची ना चल रहा हो तो फिर क्या फायदा? आपने देखें, मैं ये समझता हूं कि आपने पूरे के पूरे जो है ना पीडीएम को चौराहे में लाके और उनको बेयार मददगार छोड़ दिया है। इधर से पीडीएम जो है वो थोड़ा सा बूस्ट पकड़ रहा था, वो आगे जा रहे थे, वो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे थे, हुकूमत की यकीनन मुश्किलात में इजाफा हो रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में जो है, एक बात मैं आपको बताऊं, ये पीडीएम के साथ और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो हुआ, इस पे मुझे एक बात याद आ गई है। 2002 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पीपल्स पार्टी जीत गई थी, बड़ी जमात थी, हुकूमत बनाने के लिए मखदूम अमीन फ़हीम साहब जा रहे थे, बीबी ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया था। मखदूम साहब मुज़ाकरात कर रहे थे, इसी दौरान जो हैं रियासती इदारे और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर पीपल्स पार्टी के 20 लोगों को तोड़ लिया और उनको पैट्रियाट ग्रुप बना दिया। वो जो पीपल्स पार्टी पैट्रियाट, जिसमें मखदूम फैसल, राव सिकंदर, इकबाल, नौरोज़ शकूर, ये सारे लोग शामिल थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कुछ अरसा बाद मैंने एक इंटरव्यू किया तो मोहतरमा ने मुझे कहा कि जब मेरा हाथ डिक्टेटर मुशर्रफ के गिरेबान में था और गिरेबान की तरफ बढ़ रहा था तो पीछे से आके ये पैट्रियाट ने मुझे छुरा घूम दिया। अब आप कहते हैं जी हम गवर्नमेंट हटाने जा रहे हैं, जब मौलाना फजलुर रहमान और सारी जमातें मिलकर एक एहतजाज की तरफ जा रही हैं, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रही हैं, और आसफ जरदारी साहब ने मैं ये नहीं, वो तो ये कह रहे हैं हमने आसफ जरदारी साहब ने कभी ये नहीं कहा, मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, कभी उन्होंने अपनी ये दास्तानें नहीं गिनाई कि मैं 14 साल कैद रहा हूँ, मैंने ये किया, मेरी जबान क्या हो गया है उनको, है ना कि वो कहते हैं कि मैं 14 साल रहा हूँ, मेरी जबान कट गई। भाई इस तरह जिसकी पर्दादारी है, अगर आप सुनाना शुरू कर दें, मौलाना साहब अपने वालिद साहब की सुनाएंगे, वो एएनपी वाले कहते हैं जी हम 100 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वली खान, बाचा खान, फिर उनकी खान गफार खान की जो स्ट्रगल है, आप उसका क्या करेंगे? भाई देखें, भुट्टो खानदान कुछ सवालात हैं, मैं मेरी बात सुने, भुट्टो खानदान की बहुत स्ट्रगल है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की पॉलिटिक्स की है।
उन्होंने उनके 35 साल उनकी मेरे ख्याल स्ट्रगल है, 35 साल में 2 छोटे छोटे इक़्तिदार हैं। 35 साल में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि भुट्टो के साथ ये हुआ और अब ये होगा, वो तो अवाम की बात करती थी। आखिरी जलसे में भी उन्होंने अपने तमाम कैंडिडेट्स को कहा कि हाथ उठा के कहोगे तो अपने रिश्तेदारों को नौकरियां नहीं दोगे, अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट नहीं करोगे, हलफ दो मुझे कि ये जो गरीब सामने बैठे हुए कारकुन इनको अकोमोडेट करोगे। ठीक है, इस्तीफे वाली बात पे पीपल्स पार्टी आज भी ये मौक़िफ़ दे रही है, उनका हर वजीर ये बात कर रहा है कि हमने तो पहले दिन से ये कहा था कि इस्तीफे वाला मामला बिल्कुल आखिरी होगा। ये अब एकदम आप आज हमसे इस्तीफे मांग रहे हैं, कोई नया हमने मुतालबा नहीं रखा या आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं की या इस्तदा नहीं की कि जनाब हम नहीं करते, ये हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ था। इस पे मजीद बात करते हैं, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जो अपोजिशन की इस वक्त सियासत है, बड़े दिलचस्प उसमें मोड़ आ रहे हैं, बड़ी राहदारियाँ हैं और बड़ा अजीब सा खेल है जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये बयान, सजाद तरीन साहब, वो बड़ा अहम है। वो कहते हैं सियासत आगे बढ़ने का नाम है, तहरीकें नहीं रुकती, 1-2 लोगों के आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हैं कि सूरत हाल उसी जानिब जा रही है जिस इस जुमले से जो तासुर मिल रहा है हमें। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि एक बड़ी बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा जाता था कि ये मज़ाहमती जमात है। पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी ने मज़ाहमत मुतारफ़ कराई है तो वो भुट्टो ख़ानदान और पीपल्स पार्टी है। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनको वो शहीद हो गया, उसके बाद उनका झंडा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उठाया। तो इनसे बड़ी मज़ाहमत कोई नहीं कर सकता था। लेकिन इस मज़ाहमत को 2008 के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, साथ में फिर 8 में पीपल्स पार्टी इलेक्शन में गई और जीत गई। तो एक जरदारी साहब ने मफाहमत की सियासत शुरू की और उसका आगाज़ वहाँ पर हुआ कि उन्होंने पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिन लोगों के बारे में ख़ुद ख़त लिखा और उनके नाम लिखे कि अगर मैं कत्ल हो गई तो मेरे कत्ल के कातिल ये होंगे, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही का भी नाम था। और ख़ुद आसफ़ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, ना सही ना बाबा, कातिल लीग है, कातिल लीग, काफ लीग नहीं, कातिल लीग है। फिर उसी कातिल लीग के आसफ़ अली जरदारी ने परवेज़ इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, जबकि पाकिस्तान में आइन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने उनको ओहदा दिया। जिस तरह मैं अक्सर प्रोग्रामों में कहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का बड़ा डाकू कहते थे और फिर बाद में उसी डाकू को स्पीकर भी बनाया और सेनेट इलेक्शन में जिस तरह जाके उनके पास बैठे और वो सारी चीज़ें की, वो अभी भी जो जाके ताउन मांगा गया। तो ये पीपल्स पार्टी जो है अब ऐसे लगता है कि जैसे गर्म ज़मीन पर पाँव नहीं रखना चाहती। उसकी बहुत सारी वजूहात हो गई हैं। कल बल्कि मैं आपको अर्ज़ करूं, अभी मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सका, कल मुझे पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने बताया कि पीपल्स पार्टी पंजाब के जो 2 टॉप के लीडर्स हैं उन्होंने सिंध से सेनेट के टिकट मांगे हुए थे। इसका मतलब है वो जो टॉप के पंजाब के लीडर हैं उनको ये यकीन ही नहीं था कि पंजाब में कभी पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक हो सके या वो कर सकेंगे। तो ये नहीं, अभी तो वो सेनेट के हवाले से कह रहे होंगे ना, अभी फौरी इस वक्त तो मुतहर्रिक नहीं। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के टॉप के जो लोग हैं पंजाब में, जिनके पास टॉप की ओहदे हों और वो कहें जी हमें सिंध से सेनेटर बना दें, तो यहाँ पंजाब में पार्टी कौन मुतहर्रिक करेगा? ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये, जब पार्टी में ये सूरत हाल हो जाए, देखें पीपल्स पार्टी ऐसी जमात थी कि जिसमें पीपल्स पार्टी को जो वोट पड़ता था वो कैंडिडेट का नहीं पड़ता था, वो पार्टी का पड़ता था। पार्टी लीडरशिप मुतहर्रिक रखती थी लोगों को अपने साथ। लेकिन ये 2008 के बाद पार्टी लीडरशिप जो है वो कंटेनर में बंद हो गई, वो महलों में बंद हो गई, वो अमान सदर में बंद हो गई और उसके बाद आपने देखा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अभी आप किसी दिन प्रोग्राम करें, आप अटक से शुरू हो जाएँ और सादकाबाद तक चले जाएँ, पंजाब तक, ठीक है जी, आपको पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट ही नहीं लगेगा। कौन हैवी वेट कैंडिडेट है? अटक से सरदार सलीम है, मलक आकमीन चले गए हैं, इस दुनिया छोड़ के चले गए हैं। अटक से आप आ जाएं, पिंडी में कोई आदमी नहीं है इनके पास, राजा साहब गुजर खान में है, फिर गुजर खान से लाहौर तक कायरा साहब हैं खारिया में, जिनकी इलेक्शन में 3री-4थी पोजीशन आती है। उसके बाद लाहौर तक कौन आदमी है? लाहौर में एतजाज साहब, आप सियासत की बड़ी गहराई से देखते हैं और एक अरसे से आप ये देख रहे हैं, आपको पता है कबूतरों की एक नेचर होती है, जब वो उड़ते हैं तो फिर आखिरकार वो अपनी मंडेर पर आकर बैठते हैं, तो यकीनी तौर पर वो इधर उधर उड़े हुए हैं। शायद पीपल्स पार्टी को भी ये यकीन हो, आप पंजाब का ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज भी आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
महदूद हो गई है एक हद तक, और उसके बाद वो पूरे मुल्क की और चारों सूबों की जंजीर नहीं रही। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि पीडीएम को जब हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और पीडीएम के इजलास में जो स्टोरी बाहर आई नहीं आनी चाहिए थी, एक अलग बहस है, मगर आज भी पीडीएम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ड्राइव कर रही है। ये हम गुज़िश्ता शोज में भी ये बात कर रहे थे, इतनी कैपेसिटी तो आज भी इस पार्टी में मौजूद है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, बात ये है कि ये जो कैपेसिटी आप कह रहे हैं ना, ये कैपेसिटी अगर आप अवामी मफादात के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स करना शुरू करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, फिर उस कैपेसिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखिए, बात यह है कि इस वक्त तमाम जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं उनको ये पता है कि मुआशी हालत मुल्क की ख़राब है, हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से जो है ना नाकाम होती जा रही है, उस पर पॉलिटिक्स करने वो जा रहे हैं अपोजिशन वाले। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने उस दिन जो खिताब किया, और उसके बाद बहुत ज़ीरक सियासतदान मौलाना फजल रहमान है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं 1985 से पॉलिटिक्स में हैं, और बाकी लोग, उन्होंने कोशिश की कि जी ये सूरत हाल बचाने की। फिर जिस दिन ये बात हुई उसके अगले दिन राजा परवेज़ अशरफ साहब ने वो जो डैमेज हो गया उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब लोगों की आंखें बंद नहीं हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब इस तरह नहीं है, या तो लाइन के आप इस तरफ हैं या लाइन के उस तरफ हैं। आप ये देखें, कल को अगर ये सारी पीडीएम जो है ये रिज़ाइन करती है, मफरूज़े पे मबनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये सारी रिज़ाइन करके चली जाती है और सड़कों पे आ जाती है, तो आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, नंबर एक। नंबर दो, जो ये बातें करते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी हम इतनी सीटों से रिज़ाइन कर दें तो फिर वो दोबारा करा लें, इतना आसान काम है क्या? आप आसान समझते हैं कि आप 200-400 सीटों पे रिजाइन कर जाएं और उसके बाद दोबारा जी वो करा लें? ये तो पीडीएम बात कर रही है ना, ये तो दीगर जमातें, मेरी बात सुन, पीपल्स पार्टी ये कहती है पीपल्स पार्टी कह रही है जो दोबारा इलेक्शन करा लेंगे, और थ्योरी ये देते हैं कि जी वो 10-10 के रिजाइन को मंजूर करेंगे और 10-10 हल्कों में कराएंगे। आप मुझे ये बताएं, इनको तो एक डस्का का जो इलेक्शन है वो इनके गले पड़ गया है हुकूमत के। तो ये जो लोग रिजाइन करेंगे अपनी सीटों से, ये को अपने घर सो जाएंगे, ये अपने घर को आराम करेंगे, ये सड़कों पे होंगे और ये किसी न किसी तरह पे कैंडिडेट होंगे वहाँ पर, और ये फिर जीतेंगे और ये फिर फटा करेंगे, हुकूमत के लिए एक मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट है, वो सिंध गवर्नमेंट, उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, बिल्कुल सही, वो किसी भी सूरत में रिज़ाइन नहीं करना चाहते। मैंने कल आपको कहा था ना कि 3-4 अप्रैल को एक भुट्टो साहब की बरसी होती है, उस बरसी से पहले एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, आम रूटीन में वो 3 अप्रैल को होती है, इस दफ़ा सुना है वो 4 को कर दिया उन्होंने कि सुबह वो होगी और शाम को वो जलसे की तकरीब होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, 13 साल में बिलावल लगा हुआ पार्टी भी। आपकी राय लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है मारूफ सहाफ़ी हैं गरीदा फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी आपका वक्त देने का। मैडम, आपसे ये जानना चाहेंगे, मौजूदा हम सियासी सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं और उसमें आपके इल्म में है, तज़किरा है पीपल्स पार्टी का, उसकी डाइवर्जन का, उसकी राहें जुदा करने का, तो आपके नज़दीक आप क्या समझती हैं, क्या सूरत हाल बन रही है? अच्छा, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जो ही राब्ता बहाल होता है उनसे मज़ीद राय लेते हैं। लेकिन सजात साहब, आप पीपल्स पार्टी की इस वक्त की सूरत हाल का जब जिक्र कर रहे हैं, उसमें कहाँ खड़ी है? क्या आप नहीं देखते कि पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी हो सकता है? देखिए, जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा इत्तेहाद बरकरार है, दोनों जानिब से 12-13 साल हो गए बिलावल को कमान संभाले हुए। पीपल्स पार्टी में पंजाब में कौन सा उन्होंने मुतहर्रिक किया है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिंध से सीटें ज़्यादा नहीं मिली थी, पंजाब से वो जीते थे। सिंध में ये जाम सादक वगैरह आज़ाद लड़े थे और फिर भुट्टो साहब के साथ शामिल हुए तो उनकी वहाँ अक्सरियत बनी। ठीक है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जो अक्सरियत मिली वो पंजाब से मिली थी। पंजाब में 13 साल हो गए हैं बिलावल भुट्टो को कमान संभाले हुए। आप मुझे बताएं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है? वो गए हैं लोगों के पास, वो जलसे जुलूसों में। भाई बात ये है कि आप उस दायरे से बाहर निकलें। ठीक है, हमारा राब्ता बहाल हो गया। गरीदा से बहुत शुक्रिया मैडम गरीदा वक्त देने का। आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो पीडीएम में एक हलचल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऐसा लग रहा है कि शायद राहें जुदाई होने जा रही हैं और मौलाना फजल रहमान का रवैया जो है वो पिछले 2-3 दिनों में जारहाना तर होता जा रहा है, क्या कहती हैं आप? देखिए, पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी निकली है या नहीं, इस बारे में कुछ भी हतमी तौर पे कहना। माजरत के साथ मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, तो मुझे आपसे बात करते हुए दिक्कत हो रही है। जी प्रोड्यूसर साहब, जरा ये ऑडियो मैनेज कीजिएगा। जी प्लीज आप बात कीजिए। मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है और बहुत ऊंची आवाज वापस आ रही है। बहरहाल गुजारिश मैं आपसे ये कर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी हतमी तौर पे फैसला तो नहीं किया कि वो पीडीएम में रहेगी या नहीं रहेगी, बल्कि फैसला तो उसको ये करना है कि उसने इस्तीफे देने हैं कि नहीं लेने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसरार कर रही है कि जो वो पीडीएम का हिस्सा है, जबकि नून लीग और जेयूआई से वो वाज़े तौर पे इस बात का पैगाम दे चुके हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो फिर उसकी राहें पीडीएम से जुदा हो जाएंगी।
मौलाना फजलुर रहमान रोजाना की बुनियाद पे यही बात कर रहे हैं। नून लीग के लीडर्स रोजाना की बुनियाद पे, जिनसे मेरी भी बात हो रही है, वो भी खुल के कह रहे हैं कि जी इस्तीफे देने हैं तो दें, वरना फिर आप पीडीएम का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो इस वक्त जो नजर आ रहा है, अब 4 अप्रैल को सीईसी का इजलास बुला लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से अपनी सोच तो वाजे कर रही है कि वो इस्तीफे देने की हामी नहीं है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी आप पार्लियामान के अंदर रह के जिद्दोजहद करें और उसके साथ साथ पार्लियामान के बाहर, यानी कि वो पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों ऑप्शंस का, दोनों दबाव का इस्तेमाल करना चाहती है गवर्नमेंट पे। जबकि बाकी जमातें पीडीएम की समझती हैं कि नहीं जी पार्लियामान के बाहर ही प्रेशर डालना चाहिए, और जब पार्लियामान से आप बाहर आ जाएंगे 1/3 हिस्सा जो है, बल्कि 1/3 से ज्यादा हिस्सा पार्लियामान का इस्तीफे दे देगा, तो फिर जिम्नी इंतखाबात नहीं। गरीदा ये जो सेंट्रल एग्जेक्टिव का पीपल्स पार्टी ड्रामा कर रही है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है, ये सारी पार्टियों की सेंट्रल एग्जेक्टिव की कौन सी अहमियत होती है। ये तो वन पार्टी है जो लीडरशिप फैसला करती है, वही सेंट्रल एग्जेक्टिव भी मंजूर कर देती है, डेस्क बजा देती है। ये तो पीपल्स पार्टी ने ऐसे लगता है जैसे एक वक्त निकालने की बात की है जी, सेंट्रल एग्जेक्टिव होगी, और फिर वो वैसे भी सेंट्रल एग्जेक्टिव हर भुट्टो साहब की बरसी या बीबी की बरसी से पहले होती है, और ये एक ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे एक वक्त निकालने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। देखिए, मैंने आपसे वही गुजारिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सोच तो वाजे कर दी थी, और खासतौर पे जब 27 दिसंबर को पिछले साल बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो वहां जो आसिफ जरदारी ने ऐलान किया था ना कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए और पार्लियामान के अंदर से हमें अदम एतमाद करने चाहिए, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी सोच तो वहीं से बता दी थी। बिलावल भुट्टो भी इसकी सोच का बार बार इजहार कर चुके हैं। अब चेयरमैन और शरीक चेयरमैन दोनों एक बड़ी पार्टी के एक ही राय रखते हैं, तो ये बात नामुमकिनात में से लगती है कि सीईसी उसके खिलाफ चाह। लेकिन बहरहाल एक अतमाम हुज्जत को जमातों को करना होता है ना कि जी हमारा एक जमहूरी सेटअप है, हमने अपनी सब लोगों से मुशावरत करनी है, तो वो अतमाम हुज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर ले, इत्माम हुज्जत करने जा रही है। ये बड़ी अहम बात की है आपने गरीदा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की है। सजाद तरीन साहब, ज़ाहिर है इत्माम हुज्जत जो है वो करने जा रही हैं, दो तरह मफादात की सियासत है, ये मामला आप रोज़ाना डिस्कस करते हैं, ये अपनी जगह पे हैं। जब हम बात आवाम की करते हैं, अभी आपने जिक्र किया ना कि अवामी सियासत जो है वो नहीं रही पीपल्स पार्टी में, वो अगर होगी तो फिर पॉपुलरिटी होगी, ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च भी इसी हवाले से ही कामयाब हो सकता है। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जो गुज़िश्ता रोज़ बात की, हम महंगाई कम करेंगे, अब हुकूमत को भी ये समझ आ गया महंगाई से उनका मुकाबला है। आज उन्होंने जिस तरह घरों के जो फ्लैट्स की चाबियाँ तकसीम की हैं, तो एक वादा तो पूरा हो गया। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद हुकूमत भी आवाम की जानिब तवज्जो करने चाह रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने आपको पहले भी जब पीडीएम बना था तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जो पीडीएम है ये हुकूमत को कुछ नहीं कर सकती अगर हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई, और हुकूमत के लिए अगर मुश्किलात होंगी तो उसकी अपनी कारकर्दगी की वजह से होंगी। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, गरीब आदमी को छत देना, गरीब आदमी को घर देना, गरीब आदमी को अगर कोई रिलीफ हुकूमत देती है तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। इस हुकूमत में आपको पता है शुगर माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया ने तो करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। अब अगर गरीबों पे कुछ खर्च हो रहे हैं और गरीबों के लिए कोई घर बनाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इल्जाम तो खत्म हुआ ना कि आपने 1.5 करोड़ घर और 50 लाख घर और हुकूमत को ये आगे करना चाहिए और घर बढ़ाने चाहिए, लोगों को नौकरियां देने चाहिए, नए डिपार्टमेंट क्रिएट करने चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता है वक्त खत्म हो रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँ कि प्राइम मिनिस्टर को पनाहगाहें बनाने और ये खाना तकसीम करने के अलावा जो है ना, कोई कारखाने लगाने पे और गरीब आदमी की मुआशी हालत बेहतर बनाने पे, कोई हंगामी और इनकलाबी बुनियादों पे इकदाम करने चाहिए। देखें ना, रोटी कपड़ा मकान का नारा तो 1970 से लग रहा है ना, लेकिन आज देखें वो रोटी भी चले गरीब को दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं। नहीं, देखें मैं आपको अर्ज करूँ, जो रोटी कपड़ा और मकान का आप कह रहे हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ भी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारे लोगों को घर भी दिए। ये हर शहर में आप देखें, ये पीपल्स कॉलोनी जो है, ये नुसरत भुट्टो कॉलोनीज़ जो हैं, नुसरत कॉलोनीज़ जो हैं, मुल्तान शहर में भी एक है, विहाड़ी में भी है, बहुत सारे, अगर आप किसी दिन रखें मैं आपको बता दूंगा कौन का। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बनी है, उसके बाद इमरान खान साहब के दौर में हो रहा है। ये भी मैं ये समझता हूँ कि उसको बिल्कुल गैप है और लोगों को घर मिलने चाहिए, घर बहुत ज़रूरत है, लोग गरीब आदमी किराए देने में, ये एक हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ इसकी तारीफ अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।